हेलो बच्चों। तो आ गए हैं आईसीएससी 2025 का जो फिजिक्स पेपर था उसका सेक्शन बी लेकर। ओके, तो सेक्शन ए ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में पूरा सोल्यूशन मैंने तुम लोगों को दिखा दिया है और अभी हम लोग जो करेंगे दैट इज सेक्शन बी। तो चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। दिस इज सेक्शन बी, यू कैन सी ये अपना सेक्शन बी है और सेक्शन बी में ये है अपना क्वेश्चन नंबर, अपना पहला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो 1 है दैट इज ये एक प्रिज्म दे दिया गया है और चलो पढ़ लेते कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ए, आउट ऑफ द थ्री रेज आई जे एंड एच, सो दिस इज आई, ये है जे और ये है एच, shown in the diagram, which ray will suffer total internal reflection while inside the prism। ओके बच्चों, और यहां पर बोल दिया गया है क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 42 डिग्री। ओके बच्चों, तो चलो देख लेते हैं एक एक करके, मैं सारा तुम लोगों को दिखाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को जो H है वो दिखाता हूं। अगर इसको ड्रॉ करें, देखो H प्रिज्म के इस सरफेस में, मैं इसको नाम भी दे देता हूं। लेट अस कंसीडर दिस इज ए सरफेस, ए बी एंड सी। सो प्रिज्म का जो बीसी सरफेस है, तो बीसी सरफेस से जो एच रे है वो एकदम सीधा जाएगा, इजंट इट, एकदम सीधा अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं। क्योंकि देखो ये जो रे है ये अलोंग द नॉर्मल ये रे इंसिडेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका कोई भी डेविएशन नहीं होगा, इजंट इट। अब देखो यहां पर जो आई रे है ये भी तो नॉर्मली ही इंसिडेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसको ही हम लोग नॉर्मल पकड़ सकते हैं। तो इसको मैं इस तरफ थोड़ा डॉटेड करके ड्रॉ कर देता हूं। ओके, तो देखो ये है अपना पहला रे। अब ये जो एंगल है ये कितना है वो देख लेते हैं। देखो ये है 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री, तो 96 150 डिग्री, तो ये होगा अपना 30 डिग्री। ओके बच्चों, 30 ये है 90, तो ऑब्वियसली ये होगा 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है इसको मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज 30 डिग्री एंगल। ओके बच्चों, अब देखो जो क्रिटिकल एंगल है प्रिज्म का दैट इज 42 डिग्री। तो अगर 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल है और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है तो दैट इज लेसर देन क्रिटिकल एंगल, तो ऑब्वियसली ये चला जाएगा बाहर, मतलब रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो बाहर जाते वक्त ये ऐसे मूव करेगा, इजंट इट, सॉरी, बाहर जाते वक्त ये डेंसर से रेयरर तक जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये ऐसे मूव करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इजंट इट। अब आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, मतलब नेक्स्ट रे में इसको इरेज कर देते हैं। तो देखो अपना जो नेक्स्ट रे है दैट इज रे आई। ओके, तो अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं, क्योंकि ये अलोंग द नॉर्मल ये रे फॉर्म हो रहा है, मतलब ये रे जो आई रे जो इंसिडेंट हुआ है एसी सरफेस में वो अलोंग द नॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, इजंट इट। तो ऑब्वियसली ये जो रे है ये एकदम विदाउट एनी डेविएशन एकदम सीधा अंदर चला जाएगा, इजंट इट। अब अगर ये सीधा अंदर गया है तो देख लेते हैं कि यहां पर क्या होगा। मतलब पहले मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, यह अपना नॉर्मल। ओके, विदाउट एनी डेविएशन ये अंदर चला गया है, इजंट इट, क्योंकि ये अलोंग द नॉर्मल ये रे आया था, इंसिडेंट हुआ था, तो ऑब्वियसली विदाउट एनी डेविएशन ये अंदर की तरफ जाएगा। अब देखो ये है 30 डिग्री, ये है 90 डिग्री, इजंट इट। तो ये 30 है 90, 9 and 3 is 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा 60 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बीसी सरफेस में दैट विल बी, वो मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज 30 डिग्री, isn't it? तो अगर ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली इसका भी रिफ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि लेसर देन क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट रे। तो ये देखो डेंसर से, ये भी डेंसर से रेयर तक जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी ऐसे बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, एरो इस तरफ होगा, बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं अपने लास्ट रे दैट इज रे जे में। ओके, चलो देख लेते हैं। तो देखो ये जो रे जे है ये भी एकदम नॉर्मली ही इंसिडेंट हुआ है। अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है तो ऑब्वियसली इसको अगर एक्सटेंड करें, देखो इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने, तो इसको अगर एक्सटेंड किया जाए तो ये है अपना इंसिडेंट रे। अगर ये इंसिडेंट रे है और यहां पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं
तो देखो यहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कितना होगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये 60 डिग्री है, ये है 90 डिग्री, तो 96 150 डिग्री। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन है दैट विल बी 30 डिग्री, इजंट इट? क्योंकि ये 90 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री, 150, तो 180 माइनस 30, तो ये सॉरी 180 माइनस 150, तो दैट विल बी 30 डिग्री। ओके, अब देखो ये अगर 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये टोटल है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, इजंट इट? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सिर्फ जे के लिए ही जो एंगल होगा दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हुआ तो क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो ये जो रे है ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरफ। ओके, तो पहला जो आंसर है देखो कि आउट ऑफ द थ्री रेज आई, जे एंड एच, शो द डायग्राम which ray will suffer total internal reflection while inside the prism. So obviously we can say ray J will show total internal reflection. Okay. B में क्या पूछा गया है? Copy the diagram to complete the path of the ray which you have named in A till it comes out of the prism. तो देखो ए में हम लोगों ने जे को रेफर किया है, जे को अपना आंसर लिखा है, तो ऑब्वियसली ये जब तक बाहर आएगा प्रिज्म का तब तक हमें इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो देखो ऑलरेडी ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गया है, तो यहां पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, तभी ना हमें समझ में आएगा कि ये क्या होगा, फिर से टीआईआर होगा या रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब देखो ये अगर 60 डिग्री है और रिफ्लेक्शन हुआ है तो ऑब्वियसली ये भी 60 डिग्री ही होगा, इजंट इट? ये 60, ये वाला पोर्शन 30, ये 90, तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज ऑल्सो, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री, इजंट इट? ये अगर 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा पोर्शन 30 डिग्री, ये वाला पोर्शन हो जाएगा 30 डिग्री। ये अगर 30 डिग्री है तो अब देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज लेसर देन क्रिटिकल एंगल, तो ऑब्वियसली इट विल बिकम मींस रिफ्रैक्शन विल हैपन, इजंट इट? तो अगर रिफ्रैक्शन होगा तो देखो ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम तक रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऑब्वियसली दिस विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अंडरस्टूड? हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? तो ये डायग्राम हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो इस आंसर के लिए जो तुम जे लिख रहे हो इसके लिए तुम्हें मिलेगा 1 मार्क्स, और ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इसके लिए तुम्हें मिलेगा टोटल 2 मार्क्स। और ये जो 2 मार्क्स है ये यहां से ये जो पोर्शन है, मतलब जब ये AC से AB सरफेस तक आ रहा है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां तक अगर तुम ड्रॉ करते हो ठीक ठाक से तो तुम्हें मिलेगा 1, और अगर तुम प्रॉपर्ली ड्रॉ करते हो कि जब ये BC से रिफ्रैक्ट हो रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, अगर ये तुम ड्रॉ करते हो तब तुम्हें मिलेगा अनदर 1 विच इज टोटल 2। समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 4। तो देखो क्या पूछा गया है? अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 has an air bubble trapped inside it as shown in the diagram. तो देखो ये है अपना रेक्टेंगुलर ब्लॉक ABCD और इसके अंदर एक एयर बबल ट्रैप हुआ है। When seen from the surface AB, it appears to be 4 centimeter deep. तो appears to be मतलब जो apparent depth है that is 4 centimeter. ओके बच्चों, calculate the actual depth of the air bubble from the surface AB. अब देखो यहां पर बोल दिया गया है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ द ग्लास स्लैब दैट इज 1.5। ओके, अब हमें यह पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपेरेंट डेप्थ। अब म्यू इज 1.5, रियल डेप्थ हमें निकालना है एंड एपेरेंट डेप्थ इज 4, तो 4 into 1.5, तो रियल डेप्थ विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये होगा अपना पहला आंसर कि कैलकुलेट द एक्चुअल डेप्थ दैट इज 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? फॉर विच कलर ऑफ लाइट, ब्लू और येलो, द एपेरेंट डेप्थ विल बी ग्रेटर। ओके, तो किसके लिए एपेरेंट डेप्थ ज्यादा हो?
अब देखो ये जो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, ओके। तो हमें पता है यहां से अगर रियल डेप्थ सेम है सभी लाइट रे के लिए, तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एपरेंट डेप्थ, राइट। तो जिसका म्यू ज्यादा होगा उसके लिए एपरेंट डेप्थ कम होगा, इजंट इट। अब हमें पता है कि इफ वी कंसीडर विबजियर, देन वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा एंड रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, मतलब वायलेट से रेड तक जाते जाते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होते रहता है। तो इन विबजियर ब्लू और येलो कौन पहले आता है, VIB, मतलब ब्लू पहले आया, तो म्यू ब्लू इज ग्रेटर देन म्यू येलो, क्योंकि ब्लू पहले आता है और येलो बाद में आता है, इजंट इट। तो एपरेंट डेप्थ किसके लिए ज्यादा होगा, अब देखो जिसका म्यू ज्यादा है उसका एपरेंट डेप्थ कम होगा, इजंट इट। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एपरेंट डेप्थ फॉर ब्लू इज लेसर देन एपरेंट डेप्थ फॉर येलो, ओके। तो किसके लिए ग्रेटर होगा, येलो के लिए ग्रेटर होगा, ओके। तो ये यहां पर जो आंसर होगा दैट विल बी येलो, ओके। आफ्टर दैट कमिंग फॉर सी, turning the glass block upside down does not change the apparent depth of the air bubble, state true or false, okay। मतलब अगर जो एयर बबल है वो तो एग्जैक्टली जो 4 सेंटीमीटर एपरेंट डेप्थ में दिख रहा है, ओके, उसको अगर, और उसका जो रियल डेप्थ है दैट इज 6 सेंटीमीटर, ओके, फ्रॉम द टॉप, उसको अगर उल्टा कर दिया जाए, तो देखो अगर उल्टा कर दिया गया तो अब ऑपोजिट सरफेस से उसका जो रियल डेप्थ होगा वो तो 6 सेंटीमीटर होगा, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि जो थिकनेस है वो थिकनेस 12 सेंटीमीटर ही है, ऐसा तो कोई श्योरिटी नहीं है। मतलब अगर सोचो मैं यहां पर दिखाता हूं, सोचो ये यहां पर मैं वो थिकनेस शो कर रहा हूं, ओके। तो ये अगर वो थिकनेस है, ओके, मतलब ऐसे ये अगर थिकनेस है, सोचो ये जो टोटल हाइट है ये अगर 10 सेंटीमीटर है, टोटल जो थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक है वो अगर 10 सेंटीमीटर हुआ, तो ऑब्वियसली अगर रियल डेप्थ पहले 6 सेंटीमीटर था, मतलब वो ऐसे किसी जगह पर था, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, मतलब जो डेप्थ होगा दैट विल बी 6 सेंटीमीटर, और नीचे से ये होगा 4 सेंटीमीटर। तो अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो अब फॉर द न्यू केस इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इसको भी मैं ड्रॉ करके तुम लोगों के लिए दिखा देता हूं तो समझ में आ जाएगा बच्चों। तो देखो अब ये ऐसे किसी जगह पर चला जाएगा, मतलब अब पहले अगर 6 सेंटीमीटर था तो अब नीचे का पोर्शन है 6 सेंटीमीटर, ये ऊपर का जो पोर्शन है दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली अगर एपरेंट डेप्थ चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली, सॉरी, अगर रियल डेप्थ चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली एपरेंट डेप्थ भी चेंज हो जाएगा, इजंट इट। तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ओके। ये एपरेंट डेप्थ विल रिमेन द सेम और अनचेंज्ड, इट इज नॉट द करेक्ट थिंग, इट इज रॉन्ग, इट इज फॉल्स। समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके पहले मैं तुम लोगों को सिर्फ बता देता हूं कि यहां पर कहां पर कितना मार्क्स है। देखो ये जो ए है 6 सेंटीमीटर अगर प्रॉपर्ली निकाल पाओगे तो दैट इज 1 मार्क्स, ओके। यहां पर तुम्हें 1 मार्क्स मिलेगा। फॉर विच कलर ये अगर बता पाओ, सिर्फ यहां पर रीजन पूछा नहीं गया है, सिर्फ यू हैव टू से येलो, फॉर दैट 1 मार्क्स। और ट्रू और फॉल्स ये सोच के अगर तुम सही बता पाए तो दैट इज 1 मार्क्स, ओके बच्चों। तो बच्चों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 2f पोजीशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ओके, एट 2f। तो एक कॉन्वेक्स लेंस से 2f डिस्टेंस में एक ऑब्जेक्ट को बिठाया गया है। ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। तो देखो ये प्रॉपरली एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। मैं तुम लोगों को हमेशा क्लास में भी बोलता रहता था और वीडियो में भी तुम लोगों को बोलता रहता था कि ऑब्वियसली जो रे डायग्राम है ऑब्वियसली उसको प्रैक्टिस करना है। तो देखो वैसा एक क्वेश्चन आ गया यहां पर, ओके। तो दिखा देता हूं मैं, ये है अपना कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, और ये है ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर है फोकस, यहां पर है 2f, यहां पर है फोकस f, यहां पर है 2f। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f ऐसा बोला गया है। यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करवा देता हूं। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट A एंड B। तो जो पहला रे है फ्रॉम A, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस। एंड जो सेकेंड रे है इट इज
passing through the focus, sorry, passing through the optical center. So since it is passing through the optical center, so it will remain undeviated. तो अगर ये undeviated है तो देखो यहां पर जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो इमेज देखो यहां पर फॉर्म हो रहा है, यहां पर वो इमेज फॉर्म हो रहा है। तो ये इस पॉइंट को हम 2f पकड़ लेते हैं, तो ये है अपना इमेज। ओके बच्चों, तो ऑब्वियसली तुम लोग अगर प्रॉपर्ली स्केल से ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली ये 2f पोर्शन में ही ड्रॉ होगा, क्योंकि मैंने स्केल यूज नहीं किया है इसलिए ये थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। ओके, तो देखो ऑब्वियसली रेज देना है, मतलब जो रे का जो एरोज है वो तुम्हें ऑब्वियसली मेंशन करना है बिफोर रिफ्रैक्शन एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन। ओके, तो दिस इज द इमेज। समझ में आया? अब देखो ये जो इमेज है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, पहले बी कर लेते हैं। यहां पर जो बी है, क्या पूछा गया है, हाउ विल द साइज ऑफ इमेज चेंज इफ वी ओनली रिप्लेस द लेंस इन द अबव अरेंजमेंट विथ अनदर लेंस ऑफ ग्रेटर फोकल लेंथ। ओके, तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये लेंस को चेंज करके एक ज्यादा बड़ा फोकल लेंथ वाला एक लेंस ले रहे हैं। ओके बच्चों, तो साइज ऑफ द इमेज कैसे चेंज हो। ओके बच्चों, तो देखो ये मैं तुम लोगों को एकदम ड्रॉ करके दिखा देता हूं, हालांकि ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ड्रॉ करके मैं तुम लोगों को समझा दूंगा। ओके बच्चों, तो देखो यहां पर सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर लिया, थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं। तो दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो इसका फोकल लेंथ है बड़ा, ओके, इससे ग्रेटर फोकल लेंथ वाला है। तो ऑब्वियसली यहां पर अगर फोकल लेंथ था, फोकस था, प्रिंसिपल फोकस, तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा बाहर कर दिया मैं। तो दिस इज आवर एफ, तो ऑब्वियसली ये भी थोड़ा दूर हो जाएगा, दिस इज आवर 2f। ओके बच्चों, और वैसे ही यहां पर था, देखो ऊपर में यहां पर इस पोजीशन में था फोकस, इसको भी थोड़ा इस तरफ कर देते तो यहां पर भी फोकस थोड़ा बढ़ गया, 2f को भी थोड़ा यहां पर कर देते तो 2f भी बढ़ गया अकॉर्डिंग। ओके, यहां पर क्या बोला गया, ओनली रिप्लेस द लेंस। तो जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन था उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा ना, तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, देखो ऑब्जेक्ट को अब हम यहां पर ही एकदम सेम पोजीशन में ड्रॉ कर रहे हैं, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, बिटवीन एफ एंड 2f, इजंट इट? तो ऑब्जेक्ट अगर एफ एंड 2f के बीच में है तो इमेज कहां पर होगा, इट विल बी बियॉन्ड 2f। और अगर इमेज बियॉन्ड 2f है तो दैट विल बी एनलार्ज्ड इमेज, इजंट इट? समझ में आया? तो यहां पर मैं लिख देता हूं आंसर इज एनलार्ज्ड। तो हाउ विल द साइज ऑफ द इमेज चेंज, इट विल इंक्रीज। साइज ऑफ द इमेज विल इंक्रीज। ओके, क्लियर? अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करके तुम लोग देखना चाह रहे हो तो वो भी मैं तुम लोगों को दिखा दे रहा हूं। तो देखो पहला रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस, दूसरा पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो इट विल गो हियर। इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं, देखो यहां पर ये मैच हो रहा है इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे मैच हो रहा है, इजंट इट? तो ये है, अगर ये ए बी है तो दिस विल बी ए प्राइम एंड अकॉर्डिंगली ये यहां पर हो जाएगा बी प्राइम, मतलब ये है अपना बी प्राइम। समझ में आया? तो दिस इज बी प्राइम, और दिख ही रहा है कि ये जो इमेज है दैट इज एनलार्ज्ड इमेज, इजंट इट? तो इमेज विल बी एनलार्ज्ड, दैट्स व्हाई साइज ऑफ द इमेज विल इंक्रीज। समझ में आया? तो यहां पर हाउ विल द साइज ऑफ द इमेज चेंज इफ वी ओनली रिप्लेस द लेंस इन द अबव अरेंजमेंट विथ अनदर लेंस ऑफ ग्रेटर लेंथ, तो यहां पर होगा 1 मार्क्स, और यहां पर ये जो डायग्राम है ये अगर तुम प्रॉपर्ली ड्रॉ कर पाओ तो दैट विल बी 3 मार्क्स। ओके, तो बच्चों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा गया है, an object is placed in front of a concave lens at a distance 45 centimeter from it, तो मतलब u is equal to minus 45 centimeter if its image is formed at a distance 30 centimeter from the lens। अब देखो एक कॉन्केव लेंस के लिए जो इमेज होता है वो हमेशा वर्चुअल होता है, तो इन केस ऑफ लेंस अगर वर्चुअल इमेज हुआ तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, तो मतलब जो इमेज होगा दैट विल बी ऑल्सो माइनस
तो -30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, मतलब हमें f इज इक्वल टू निकालना है। तो देखो यहां पर f इज इक्वल टू, मतलब 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v मतलब -1/30 एंड 1/u मतलब माइनस ऑफ माइनस मतलब +1/45। ओके बच्चों, इसको अगर एलसीएम करते हैं तो 90, 3 3 90, मतलब यहां पर 3 -3 और यहां पर +2। तो f विल बी इक्वल टू -90 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो दिस इज आवर आंसर। और देखो f माइनस, यहां पर तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो कि f इज इक्वल टू -90, मतलब ये एक कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ है। मतलब देखो यहां पर भी कॉन्केव लेंस दिया गया है, तो फोकल लेंथ माइनस में निकला है, मतलब तुमने सही किया है। ओके बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए तुम्हें मिल रहा है कितना, 3 मार्क्स। तो ऑब्वियसली इसके अगर तुम प्रॉपर फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो फॉर दैट 1 मार्क्स, फॉर दिस पार्ट अगर तुम प्रॉपरली वैल्यूज पुट कर रहे हो तो इसके लिए 1 मार्क्स, और f इज इक्वल टू 90 -90 सेंटीमीटर ये अगर मिल रहा है तुम्हें तो इसके लिए भी 1 मार्क्स। ओके बच्चों, तो ऐसे हो गया 3 मार्क्स। इसके बाद आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। Two rays PQ and RS are incident on a rectangular glass block as shown in the diagram। तो देखो यहां पर ये डायग्राम दे दिया गया है। Observe the diagram and answer the following questions. Which of these two rays will first have greater lateral displacement on emerging out of the block? Okay बच्चों, अब देखो ये जो क्वेश्चन है मैं ये तुम्हें दो तरह से तुम लोगों को करके दिखाऊंगा। ओके, अब देखो यहां पर अगर सबसे पहले हमें PQ देखना है तो देखो यहां पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ओके, तो देखो बच्चे ये अपना नॉर्मल है। ओके, तो हमें पता है कि जब लैटरल डिस्प्लेसमेंट में जब इमर्जिंग रे होता है, इमर्जिंग रे और इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होता है वो पैरेलल होता है, isn't it? तो अगर देखो यहां पर ये जो इंसिडेंट रे है इसको अगर थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और obviously it will go away from the normal। okay, तो ये हो गया अपना, देखो ये हो गया अपना रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। ओके, दिस इज द डायरेक्शन। ओके, तो ये अपना डायरेक्शन। ओके, इसीलिए इसको मैं डॉटेड लाइन कर दी। ओके, अब देखो अगर यहां पर देखें इन केस ऑफ RS। ओके, अब RS की जगह पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, ये अपना नॉर्मल, RS का जो डायरेक्शन है देखो ये है, एक्सटेंड करने से ये मिलेगा RS का डायरेक्शन। ओके, और ऑब्वियसली जो इमर्जेंट रे होगा दैट विल बी पैरेलल विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो इसको मैंने वैसा ही कर दिया। ओके बच्चों, तो देखो अगर यहां पर देखा जाए तो दिस इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट फॉर RS and this one is the lateral displacement for PQ। तो lateral displacement for PQ। ओके, तो फ्रॉम द डायग्राम तुम्हें अच्छे से ही समझ में आएगा कि जो RS है उसका जो lateral displacement है दैट इज ग्रेटर। ओके, तो अगर तुम ये सिर्फ लिख देते हो कि RS इज द आंसर, ओके, तो तुम्हें मिल जाएगा 8। तो आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा गया है कि ट्रैवल विच ऑफ दिस टू रेज विल ट्रैवल विथ ग्रेटर स्पीड इन द ब्लॉक। तो देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर PQ और RS में अगर तुम देखो तो ये है रिफ्रैक्टेड रे, मींस रिफ्रैक्टेड एंगल फॉर PQ एंड दिस वन इज रिफ्रैक्टेड एंगल फॉर RS, isn't it? तो ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है कि जो RS जो है वो ज्यादा टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो गया है, isn't it? तो जो ज्यादा टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा ऑब्वियसली उसका जो स्पीड है वो ज्यादा घटा है, इसीलिए वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हुआ है, isn't it? तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इनसाइड द ब्लॉक कौन ग्रेटर स्पीड से मूव करेगा, PQ ग्रेटर स्पीड से मूव करेगा। क्योंकि PQ का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट इज ग्रेटर, तो इसलिए उसका स्पीड RS से ज्यादा है। ओके, तो दैट विल बी PQ। ओके बच्चों, तो यहां पर अगर तो RS के लिए पहले क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। देख लेते
थर्ड वन, स्कैटर मोर इन द एटमोस्फियर। तो यहां पर PQ और RS में कौन सा ज्यादा स्कैटर करेगा? तो देखो स्कैटरिंग के लिए क्या मतलब कौन सा चीज डिपेंडेंट है? तो देखो हमें पता है जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, ओके, उसका स्कैटरिंग कम होता है, इजंट इट? क्योंकि देखो अगर तुम लोग थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालो तो तुम लोग देखोगे कि रेड का स्कैटरिंग सबसे कम होता है, इसीलिए रेड को हम लोग एज ए डेंजर सिग्नल, बहुत ताकि बहुत दूर से देख पाए, तो इसीलिए रेड को हम लोग यूज करते हैं एज डेंजर सिग्नल, ओके, क्योंकि इसका स्कैटरिंग कम होता है। और वहां पर वायलेट, इंडिगो, इन सब का स्कैटरिंग बहुत ही ज्यादा होता है, इजंट इट? तो देखो अगर हम लोग देखें म्यू ऑफ PQ एंड म्यू ऑफ RS कौन ज्यादा है, तो देखो म्यू ऑफ RS इज ग्रेटर, इजंट इट? क्योंकि यहां पर जो रिफ्रैक्शन मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है फॉर RS दैट इज स्मॉलर। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है, मतलब हमें पता है कि म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R, इजंट इट? अब देखो साइन I दोनों के लिए सेम है, तो जिसका R कम होगा उसके लिए म्यू ज्यादा होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन R, इजंट इट? तो क्योंकि RS के लिए साइन R कम है, इसीलिए जो RS का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो भी ज्यादा होगा, जो मैंने यहां पर लिखा है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, इजंट इट? तो ऑब्वियसली हम लोग लिख सकते हैं कि लैम्डा PQ इज ग्रेटर देन लैम्डा RS, ओके? अब देखो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका स्कैटरिंग कम होता है, तो ऑब्वियसली RS का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा, तो स्कैटर मोर इन द एटमोस्फियर दैट विल बी RS, तो इसके लिए भी 1 मार्क्स होगा, ओके बच्चों, समझ में आया? तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, नेम द रेडिएशन फॉर विच a quartz prism is used to study the spectrum, that will be ultraviolet or UV ray, okay? एकदम प्रॉपर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which are used in remote sensing devices, that is infrared, okay? And third one, which are used in traffic signals in India, okay? तो इन इंडिया इन ट्रैफिक सिग्नल हम लोग येलो, रेड एंड ग्रीन ये तीनों लाइट यूज करते हैं, इजंट इट? तो दैट इज विजिबल लाइट और विजिबल रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, एम आई क्लियर? और इन तीनों के लिए तुम्हें मार्क्स मिलेगा 1, 2 एंड 3, मतलब 1 1 1 कर। लास्ट में यहां पर क्या है, नेम वन प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यहां पर बहुत सारा तुम लिख सकते हो कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वैक्यूम में जो स्पीड है दैट इज 3×10⁸, ये एक हो गया, ओके? ऐसे भी बहुत सारा तुम लिख सकते हो, मैंने ये एक बता दिया, ऑल रेडिएशंस हैज सेम स्पीड, ओके बच्चों, सेम स्पीड इन वैक्यूम आ जाए तो, और यहां पर भी 1 मार्क्स, ओके? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, आकाश टेक्स अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल एंड सस्पेंड अ वेट 2 न्यूटन एट वन एंड x and a weight 5 Newton on the other end y. He then balances the ruler horizontally on a knife edge placed 70 centimeter from x. Draw diagram of the arrangement and calculate the weight of the ruler. तो देखो बच्चों, क्लास में भी मैं तुम लोगों को हमेशा बोलता रहता हूं कि ये जो पोर्शन है, मतलब जहां पर हम लोगों को मीटर स्केल का जो इक्विलिब्रियम में जब रहता है उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होता है वैसा न्यूमेरिकल एक ऑब्वियसली आता है। मैं ऐसा भी तुम लोगों को बोलता रहता हूं कि ये तुम्हारे जो मिड टर्म एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम है, प्री बोर्ड्स एग्जाम है एंड बोर्ड एग्जाम, इन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन को। तो चलो देख लेते हैं। सोचो ये है अपना यूनिफॉर्म मीटर स्केल, ओके? अब मीटर स्केल है तो ऑब्वियसली दिस इज 0 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इट इज 100 सेंटीमीटर। ये है x और ये है y, ओके? अब x में 2 न्यूटन फोर्स है, तो ये है 2 न्यूटन
वाई में 5 न्यूटन फोर्स है, तो ये है 5 न्यूटन। ओके, मतलब जो वेट है, वेट सस्पेंड कर दिया गया है, दैट इज 2 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, और बैलेंस किया गया है एट 70 सेंटीमीटर। ओके, तो ऐसा पकड़ लेते कि ये बीच में ये अगर 50 सेंटीमीटर है, जहां से मीटर स्केल का जो वेट है वो एक्ट कर रहा है, तो वेट ऑफ द मीटर स्केल, ओके, दिस मच न्यूटन, और जो फल्क्रम है दैट इज एट 70 सेंटीमीटर मार्क, मतलब यहां पर है, तो दिस इज 70 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए तुम्हें ऑब्वियसली 1 मार्क्स मिल रहा है, एंड कैलकुलेट द वेट ऑफ द रूलर, तो यहां पर हमें रूलर का वेट कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली ये जो पोजीशन है यहां पर, ये रूलर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है तो नेट टॉर्क जीरो होता है या नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो होता है, तो वही करेंगे। तो देखो लेफ्ट में ये और ये दोनों, मतलब 2 न्यूटन एंड W न्यूटन, ये दोनों क्लॉकवाइज मोमेंट पैदा कर रहा है, और ये जो है 5 न्यूटन, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पैदा कर रहा है, और ये 5 न्यूटन क्लॉकवाइज मोमेंट पैदा कर रहा है, इजंट इट? तो ये दोनों इक्वेट करेंगे। तो देखो 2 न्यूटन से इसका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज हाउ मच, 70 सेंटीमीटर, एंड 50 न्यूटन से जो डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर, इजंट इट? और 70 सेंटीमीटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली अगर क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऐसा करें, तो 2 × 70 प्लस W × 20 इक्वल टू 5 × 30 ऐसा हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहां से अगर W का वैल्यू निकाले तो W विल बी 0.5 न्यूटन, सो विच इज द वेट ऑफ द रूल। ओके बच्चों, तो दैट इज 0.5 न्यूटन। तो ऑब्वियसली डायग्राम के लिए 1 मार्क्स, ये जो इक्वेशन है ये बनाने के लिए 1 मार्क्स, एंड आंसर के लिए 1 मार्क्स। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल 3 मार्क्स। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर क्या पूछा गया है, 3 लीवर्स X, Y एंड Z ऑफ इक्वल लेंथ आर शोन इन द डायग्राम। तो देखो यहां पर 3 लीवर है, विच क्लास ऑफ लीवर डू दीज बिलोंग्स टू? अब देखो X, Y, Z ये तीनों जो लीवर है ये क्लास 1 लीवर है, क्लास 1। क्यों? क्योंकि देखो क्लास 1 लीवर में ही ऐसा होता है कि लोड एक तरफ और एफर्ट एक तरफ, बीच में रहता है फल्क्रम। तो देखो यहां पर भी लोड और एफर्ट दोनों दो तरफ है, और फल्क्रम बीच में है, और यहां पर भी वही सेम चीज है, इजंट इट? तो इसीलिए ये तीनों एक्स वाई जेड तीनों लीवर ही क्लास 1 लीवर हो या फर्स्ट क्लास लीवर हो। तो ऑब्वियसली ये अगर तुम बता पाओ तो यू विल गेट 1 मार्क्स। बी, among this y, z or x, y or z, which one will give the maximum mechanical advantage and justify your answer? तो कौन सा सबसे ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज देगा? तो देखो हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, इजंट इट? अब देखो यहां पर ये है अपना एफर्ट आर्म, ये है अपना लोड आर्म, इजंट इट? लोड आर्म, यहां पर देखो ये है एफर्ट आर्म, ये है लोड आर्म, यहां पर ये है एफर्ट आर्म और ये है लोड आर्म। अब देखो किस में एफर्ट आर्म ज्यादा है, जिसमें एफर्ट आर्म ज्यादा होगा उसमें मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होगा, इजंट इट? तो देखो जो एक्स है, एक्स लीवर है, उसमें एफर्ट आर्म सबसे ज्यादा है एंड लोड आर्म कम। वाई में तो दोनों ही इक्वल है, तो मतलब मैकेनिकल एडवांटेज विल बी 1, एंड जेड में एफर्ट आर्म कम है, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेसर देन 1। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं तुम लोगों के आसानी के लिए, हियर जेड मैकेनिकल एडवांटेज इज लेसर देन 1, हियर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1, एंड हियर मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। ओके बच्चों, तो किस में सबसे ज्यादा होगा? दैट विल बी एक्स, लीवर एक्स में। तो इसके लिए तुम्हें 1 मार्क्स मिलेगा। एंड जस्टिफाई योर आंसर, वहां पर कैसे जस्टिफाई करोगे कि एज वी नो मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, एंड सिंस इन लीवर एक्स एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म, मतलब एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म इन एक्स, दैट्स व्हाई इट हैज हाईएस्ट और मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। ओके बच्चों, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें 1 और इसमें भी 1, जस्टिफिकेशन में भी 1, तो टोटल हो गया 3 मार्क्स। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज
क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, यहां पर एक डायग्राम है, तुम लोग देख ही सकते हो। बोला गया है रीचा वेइंग 40 kgf। तो रीचा का जो मास है दैट इज 40 kgf leaves point P on her skateboard and reaches point Q on the ground with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब रीचा जब यहां पर है ऑन पॉइंट Q, उस टाइम पे उसका जो वेलोसिटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रीचा एट पॉइंट Q। अब देखो यहां पर जो वेलोसिटी है वहां से इसका काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि काइनेटिक इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम मतलब 40 एंड वी मतलब 100 स्क्वायर, मतलब सॉरी 10 स्क्वायर मतलब 100। तो दैट विल बी इक्वल टू 2000 जूल। ओके बच्चों, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में विच इज क्वेश्चन नंबर बी। द वर्टिकल हाइट ऑफ पी अबव द ग्राउंड। तो ये जो पी है इसका हाइट कितना है, ग्राउंड से ये कितना ऊपर है। ओके बच्चों, तो अब देखो यहां पर क्या करें, यहां पर मैं बी लिख लेता हूं, यहां पर बी का सोल्यूशन तुम लोगों को दिखाऊंगा। अब देखो यहां पर जो टोटल एनर्जी है एट पॉइंट पी एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट क्यू दैट विल बी इक्वल। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट क्यू। अब देखो पी में ये स्टैटिक है तो ऑब्वियसली इसका सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। तो potential energy at P will be equal to potential energy at Q plus kinetic energy at Q, isn't it? तो potential energy at P मतलब mgh and kinetic energy सॉरी potential energy at Q मतलब अब देखो यहां पर ये तो एकदम ग्राउंड में ही है तो ये है 0 और kinetic energy at Q मतलब हाफ एम वी स्क्वायर विच इज 2000 जूल, isn't it? तो H will be equal to 2000 डिवाइडेड बाई m इंटू जी। m मतलब 40 एंड g यहां पर 10 ले लेंगे, 10 लेने के लिए बोला गया है। ओके, तो दैट विल बी h इज इक्वल टू 5 मीटर। तो दैट इज आवर आंसर। इसका एक स्मॉलर मेथड भी है, मतलब एक शॉर्टर मेथड भी है, वो भी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं। हमें पता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अगर ये फॉर्मूला भी यूज करो तो h इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2g एंड अगर v के जगह पर तुम 10 स्क्वायर बिठा दो तो दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो दैट इज अगेन 5 मीटर। तो सेम आंसर यू विल गेट। ओके बच्चों, तो यहां इसमें से कोई भी एक तुम यूज कर सकते हो, आइदर दिस मेथड, द अबव मेथड और द बिलो मेथड। ओके, उन दोनों में सेम आंसर ही तुम्हें मिलेगा। और सी में क्या बोला गया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रीचा एट पॉइंट आर while moving from Q to R, she loses 500 joule of energy against friction. Okay, तो जब Q से 500 जूल इसने फ्रिक्शन के लिए एनर्जी लूज किया है जब ये यहां पर जा रहा था। ठीक है, मतलब Q से R तक। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रीचा एट पॉइंट R मतलब इस पॉइंट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होगा। अब देखो यहां पर एनर्जी तो कंजर्व रहेगा, तो टोटल एनर्जी एट Q माइनस 500 जूल क्योंकि वो ही फ्रिक्शन के लिए वेस्टेज हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट आर, इजंट इट? तो टोटल एनर्जी एट क्यू कितना था 2000 जूल माइनस 500 जूल इक्वल टू टोटल एनर्जी एट आर। देखो आर में जो टोटल एनर्जी है, देखो आर में काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा, इजंट इट? और यहां पर पूछा क्या गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रीचा एट पॉइंट आर, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला गया है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी एट आर प्लस काइनेटिक एनर्जी एट आर, तो ये है 2000 माइनस 500 मतलब 1500 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट आर मतलब दैट इज mgh मतलब 40 इंटू 10 इंटू 3 मीटर प्लस काइनेटिक एनर्जी at R, isn't it? So kinetic energy at R will be 1500 minus 1200, isn't it? So kinetic energy at R is equal to 300 joule. Am I clear? समझ में आया बच्चों? So that was our solution for 6C. Okay.
तो यहां पर अगर मैं दिखा देता हूं कि टोटल 4 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो जो पहला आंसर है ए, उसके लिए तुम्हें मिलेगा 1 मार्क्स। बी के लिए जो यहां पर मैंने तुम लोगों को दिखाया है, ओके, इसके लिए तुम्हें मिलेगा 1 मार्क्स, और यहां पर तुम्हें मिलेगा 2 मार्क्स। ओके, और ये 2 मार्क्स भी कैसे आएगा, देखो, इस पोर्शन के लिए ये अगर तुम प्रॉपरली ड्रॉ कर लिख पाओ, तो फॉर दिस यू विल गेट 1 मार्क्स, एंड फॉर द रेस्ट लास्ट आंसर यू विल गेट 1 मार्क्स। समझ में आया? तो आज मैं यहां तक ही रख रहा हूं, ओके, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 7, 8 और 9 ये करके ये टोटल जो पेपर है उसको सॉल्व करें। तो तब तक पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू।